A warm welcome, dear students. Let's continue with the further topics of lesson 4, chemical bonding and molecular structure. We are discussing the types of chemical bond. तीन तरह के केमिकल बॉन्ड्स की हमने बात करी थी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और इसका एक और नाम है सेमी पोलर बॉन्ड। बेसिकली ये बॉन्ड जो है इसको कहते हैं कि स्पेशल तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से स्पेशल क्यों हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग हो रही थी। यानी दो एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, म्यूचुअल आपस में एक दूसरे के साथ जब शेयर कर रहे थे, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। यानी कि अगर एक एटम दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था तो इन टर्न वो एटम भी दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज गिवन बाय और कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स ओनली। यानी यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं है। ठीक है ना? तो किस तरह से हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात करें तो हमारे पास सपोज अगर हम ये बोलें कि दो एटम्स हैं ए और बी, और ए का अगर हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। जो हमने ऑक्टेट की बात करी थी, इसके पास पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है। और एक दूसरा एटम हमारे पास है बी, जिसके वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एंड बी इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब ये तो स्टेबल है लेकिन ये अनस्टेबल है। इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी ऐसे एटम्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है जो स्टेबल हैं, वो क्या करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, तो ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कराएगा, लेकिन इन टर्न इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इसको स्टेबल कराने के लिए अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करा देगा, और जब शेयर कराएगा तो बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ए अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ शेयर करा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास ही रहेंगे, ए भी स्टेबल और बी भी स्टेबल। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग तो हो रही है लेकिन इक्वल शेयरिंग नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है तो ऑब्वियसली बात है कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक स्पेशल तरीके का यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, जिसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब शेयरिंग किस तरह से होगी, शेयरिंग हमें पता है, हम सर्कल्स बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो ए है इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये, और ये बी, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए बी ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ए के। तो अब बी के सर्कल के अंदर अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बी स्टेबल है, और ए बी के कोई भी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर रहा है, ए के पास अपने खुद के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑलरेडी स्टेबल था, राइट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई है, या इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो हुई है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग इक्वल नहीं है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए और बी के बीच में बॉन्ड तो बना, लेकिन वो बॉन्ड डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिंगल लाइन नहीं बनाएंगे, डैश नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो ये। अब एरो में हमेशा एक टेल होती है और एक हेड होती है। टेल किधर होगी, डोनर एटम की तरफ, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, डोनेट तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली शेयर करा रहा है, लेकिन इसको बोला जाता है डोनर एटम ही। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, तो जो हेड है वो हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा, और जो टेल है वो हमेशा डोनर एटम की तरफ होगी, एंड दिस वे ए और बी के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेसिकली सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं। पोलर बॉन्ड कहते थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, अब उसे सेमी बोल रहे हैं, नहीं पूरी तरह से वो पोलर बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं है, सेमी पोलर है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, यानी इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही एक तरह से बन रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो वो डोनेट भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो रहे हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो मैकेनिज्म 2 स्टेप में आ जाती है इसकी। मैकेनिज्म हमेशा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि किस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो बेसिकली जब मैकेनिज्म के हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो हमने कहा हमारे पास एटम ए है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बी के साथ कंबाइन करेगा, प्लस बी कर दिया, और बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बी इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पहले क्या होगा, पहले ए जो है यानी जो डोनर एटम हमारा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ए अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट। तो ये डोनेट करने वाला कंसेप्ट किसका है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का या आयनिक बॉन्ड का। हम मैकेनिज्म मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट का कॉम्बिनेशन है। और क्यों इसे कॉम्बिनेशन मानते हैं, क्योंकि जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट की कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिक्स्ड होगा। कोऑर्डिनेट के अंदर में इलेक्ट्रोवैलेंट की भी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और कोवैलेंट की भी। उसका रीज़न ही यही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले स्टेप में हमने कहा कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हमने किस तरह से दिखाते हैं, जब हम लुईस सिंबल बनाते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बी है इसके ऑलरेडी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ये डॉट जो है वो ए का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया एंड इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या आ गया, ये आयनिक बॉन्ड वाली चीज़ आ गई यहाँ पे। अब हम सेकेंड मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में जाएंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो जाएगा। ये और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे। तो हम इसको किस तरह से दिखा देंगे कि शेयरिंग कैसे हो रही है। ये हो गए ए के 7 इलेक्ट्रॉन, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस बी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाएंगे। शेयर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये दोनों पास पास आएंगे, और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। और जब शेयर करेंगे तो कुछ ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ये आ गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर हम बाकी के ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ काउंट करें तो ए के पास भी 8 है और बी के पास भी हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 2 स्टेप में जब हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैकेनिज्म चला तो हमने देखा पहले में तो आयनिक वाला कुछ चीज़ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोल दिया हमने कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड है, राइट। तो ये एक और नाम आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, सेमी पोलर बॉन्ड। ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, उनको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। And the chemistry is full of so many coordinate compounds, hemoglobin, chlorophyll, ये सब coordinate compound के ही example हैं। तो बहुत सारे coordinate compound हमारे पास हैं, और coordinate compound को जब हमें define करना होता है तो हम कहते हैं कि ऐसे सारे compounds जिनके अंदर coordinate linkage आ रही हो, है ना, तो वो कहलाते हैं हमारे coordinate compounds। coordinate bond के examples देख लेते हैं कि कुछ कंपाउंड्स में या कुछ आयंस में कोऑर्डिनेट लिंकेज किस तरह से बन के आती है। सबसे कॉमन एग्जांपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, किस तरह से अमोनियम आयन बनता है। तो अगर हम अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन क्या है,
अमोनिया यानी कि NH3 और इसके साथ जब एक प्रोटॉन यानी कि H प्लस अटैच हो जाता है तो हमारे पास बन के आता है अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस। ये फॉर्मेशन होगा। अब हम कैसे जो है इसको रिप्रेजेंट करें कि किस तरह से इसमें लिंकेज आ रही है। तो पहले हम अमोनिया जो बना रखा है हमने यहाँ पे, दिस इज अमोनिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, ठीक है, और NH4 प्लस इज अमोनियम। अमोनियम और आयन बोलते हैं, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो आयन कहलाएंगे। तो दिस इज बेसिकली अमोनियम आयन या अमोनियम का कैटायन बन रहा है, राइट। अब इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, हम इसमें लिंकेज कैसे दिखाएं कि कोऑर्डिनेट लिंकेज कैसे आ रही है। अब अमोनिया का हम स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन हो गया, इसमें तो पूरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट लिंकेज आएगी, यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन के आ रहे हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट के लिए इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व, उनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया भी है और कराया भी है। ये सब करने के बाद नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बच रहा है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर बन रहा है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर आ रहा है। हम H प्लस की बात करें तो H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, तो इट मीन्स उसके पास जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी वो डोनेट कर चुका है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ न्यूक्लियस है, कोई शेल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये H प्लस इसके साथ जोड़ना है। अब H को भी स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए यहाँ फोकस करिए, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा कि भाई मेरा तो पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है, मेरी ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं है, तुम ये इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर लो और स्टेबल हो जाओ। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से तुम्हें नहीं दूंगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। तुम्हें आके ये H प्लस से बोलेगा कि तुम्हें आके मेरे साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इलेक्ट्रॉन लेके आप नहीं जा सकते। इस तरह से जो अनइक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना देंगे वो हम कोऑर्डिनेट लिंकेज बना देंगे। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और ये स्टोरी तो अमोनिया की थी ही, और उसके पास 1 लोन पेयर था। अब वो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा और ये बन जाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। H आके इसके साथ अटैच्ड हो गया और पूरा का पूरा ये बन गया, और H अपने साथ पॉजिटिव चार्ज भी ला रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहीं वैनिश नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा अब यहाँ पे N के ऊपर आता है बेसिकली, जिसको जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और N 3H और ये एरो बनाया, ये H, और ये पूरा इसको हम बोलते हैं जो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो ये पूरा चार्ज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो हमारा डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरह से डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, और H प्लस हमारा एक्सेप्टर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, या ये कहें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, ठीक है। जो भी डोनर एटम्स हैं, जो भी डोनर एटम्स हैं यानी जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कहलाते हैं लुईस बेसेस। लुईस बेस, ये भी आप चीज़ याद रखिएगा, आपको आगे जाके पढ़ना है कि लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और लुईस एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। एसिड और बेसिस में हम आगे 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें एक लुईस कंसेप्ट भी है। लुईस एसिड बेस क्या होते हैं, तो सिंपल है उसकी डेफिनेशन कि लुईस एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही होंगी वो सब हमारे लिए लुईस बेसिस की तरह है, राइट। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O प्लस। कैसे बनेगा, ये सिंपली बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल और प्लस H प्लस से, ये है हाइड्रोनियम आयन,
राइट। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम बात करें तो पहले हम वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऑक्सीजन के पास बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, कैसे हम काउंट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। एक कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बन रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, वाटर अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जब इसके साथ एक प्रोटॉन जुड़ेगा H+, ठीक, तो कैसे जुड़ेगा भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट ही क्या है कि जिसके पास लोन पेयर हो स्टेबल होने के बाद, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जिसके पास भी लोन पेयर आ रहा है वो अपना लोन पेयर दूसरे एटम से या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ शेयर करा लेता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल या ये ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व, वो H+ को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है ना। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पूरा का पूरा इसके पास डोनेट होके या शेयर होके आ जाएगा और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था ही, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट कर दिया है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक H और लगा दिया और पूरी हमने ये स्पीशीज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कर दिया और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन और H3O+। तो 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि अमोनियम आयन में और हाइड्रोनियम आयन में किस तरह से कोऑर्डिनेट लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। लेट्स सी वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये भी देखते हैं कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हमारे पास CO में कार्बन है, कार्बन का हमने एटॉमिक नंबर लिख लिया, कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं क्योंकि हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2,4। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6। कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तब 8 होंगे। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, ऑक्सीजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, पूरे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनता है, हमारे पास 4 बॉन्ड बन के नहीं आएंगे, है ना। तो क्या किया जाए, किस तरह से शेयरिंग कराई जाए, पहले तो साइड बाई साइड हम लिख लेते हैं। ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमें ड्रॉ करने होते हैं, तो हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लें। 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। इनको इधर बना लेते हैं तो ज़्यादा सही है कि शेयरिंग हमारी आ जाएगी, ठीक है। नीचे बनाएंगे तो फिर हमें जब शेयरिंग दिखानी होगी तो हम शेयरिंग नहीं दिखा सकते। अब क्या स्टोरी है भाई, ऑक्सीजन तो इसके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ऑक्सीजन का काम हो गया, ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, ऑक्सीजन का जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेबल है। अब इंटर्न कार्बन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है प्योर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो ये जब हुआ तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन के आया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गई ये बॉन्ड, और कार्बन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ऑक्सीजन के पास ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन सबके हम काउंट कर लें तो ऑक्सीजन तो स्टेबल है, 2, 2, 4, 6 और 8। कार्बन की स्टोरी चेक करते हैं तो कार्बन ने ये डबल बॉन्ड बना रखा है, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 2 4 और 2 6। कार्बन के पास तो 6 ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन स्टेबल नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी लोन पेयर है कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट किसको है, कार्बन को या ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन को तो नहीं है, ऑक्सीजन तो स्टेबल है। रिक्वायरमेंट किसको है, कार्बन को है, राइट। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बच रहा है, तो क्या कर सकता है, जब हम कोऑर्डिनेट लिंकेज पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर देगा, ठीक है ना।
एक अनइक्वल शेयरिंग होगी और कोऑर्डिनेट लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो हम बनाते हैं सी और डबल बॉन्ड ये और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाते हैं तो उसमें जो हेड है वो कार्बन की तरफ है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और जो टेल है वो ऑक्सीजन की तरफ है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तीनों बॉन्ड्स का। तीनों मतलब उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी आपको मिलेगी, उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी आपको मिलेगी और उसमें कोऑर्डिनेट लिंकेज भी आपको मिलेगी। तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डन फॉर कोऑर्डिनेट लिंकेज और टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट लिंकेज कि हाउ टू ड्रॉ ऑन पेपर। हमें अगर कोऑर्डिनेट लिंकेज दिखानी है, इलेक्ट्रॉन पेयर का हमें दिखाना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो हम हमेशा उसे कैसे दिखाते हैं? एरो की हेल्प से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, तो हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहिए। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। जिस कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट लिंकेज आएगी वो हमारे सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। कॉम्बिनेशन है आयनिक बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, तो जो प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की वो कॉम्बिनेशन होंगी इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स बन के आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, जैसे पहले हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड को हमने कहा था कि वो सॉफ्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जब हार्ड सॉलिड्स होते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में हमने कहा था कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट का मतलब आयनिक कंपाउंड से बात करें तो कम होंगे, लेकिन जो प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है उनसे ज़्यादा होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स are greater than purely covalent compounds, but जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनसे कम होंगे, तो but lower than pure आयनिक कंपाउंड। एक ये पॉइंट हो गया हमारा। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम ले लें सॉलिबिलिटी की, तो फिर वही चीज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड का जैसा नेचर होगा वो उसी तरह के ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। यानी अगर हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स यानी जिनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो पोलर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली कोवेलेंट लिंकेज हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही देखने को मिलती है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, टॉलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें सॉल्युबल होते हैं। अब जब ये इंटरमीडिएट हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट का मतलब हम जब बात करते हैं तो ये पार्शली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, लेकिन ये आसानी के साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों ही सॉल्वेंट्स में इसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है। सॉल्युबिलिटी आयनिक में थोड़ी कम है, आयनिक में इसलिए थोड़ी कम है क्योंकि ये ज़्यादा कैरेक्टर जो शो कर रहा है वो कोवेलेंट का ही कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर यानी वाटर जो हमारा है वो पोलर सॉल्वेंट है, ये होगा पार्शियली सॉल्युबल, जिसे हम बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल। बट सॉल्युबल इन जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम नॉन पोलर भी कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी ले लें, कंडक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने आयनिक कंपाउंड में कहा था कि आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशंस में जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोवेलेंट में भी अगर पोलर कोवेलेंट था तो हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी आती है। तो
कोवलेंट कंपाउंड की तरह ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं, यानी इसमें अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होती है। तो लाइक कोवलेंट कंपाउंड they are bad conductor, they are bad conductor। और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, बैड कंडक्टर किसका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड की तरह ही ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं, शोज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है ना, यानी आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही इसमें रिएक्शन होगी। मॉलिक्यूलर रिएक्शन को ऐसे भी समझ लीजिए कि ये सोल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, और सोल्यूशन में आयन प्रोड्यूस ना करके न्यू कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और पुराने कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग भी होती है और उनका नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। फिर ये भी बॉन्ड एक तरह से रिजिड भी होती है और डायरेक्शनल भी होती है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, शोज आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ भी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना आता है। और आइसोमेरिज्म अगेन डेफिनेशन रिमेन द सेम के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब मिक्स प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो ये हमारे 3 तरह के बॉन्ड हो गए, किस तरह से बनेंगे वो बात हो गई। फिर किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे और कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी हमने बात कर ली। अब एक चीज़ बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं तो उसमें हमेशा हमें एक ही तरह की बॉन्ड मिले। वो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकती है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकती है और उसके अंदर कोऑर्डिनेट लिंकेज भी हो सकती है, मतलब तीनों तरह की बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaOH की बात करें कि NaOH का मॉलिक्यूल बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल में जो सोडियम इन्वॉल्व है वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। O और H दे आर नॉन मेटल इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो जो NaOH का स्ट्रक्चर आता है वो NaOH का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा कि Na की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है स्टेबिलिटी के लिए। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इससे होगा क्या, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी इन टर्न, क्योंकि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होनी है, कोवलेंट बॉन्ड बनना है, तो ऑक्सीजन भी इन टर्न हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे ये शेयर कर रहा है और करवा भी रहा है। तो इसके पास ये हो गई कंडीशन। जो हाइड्रोक्सिल आयन की हम बात करते हैं उसमें ये O और H के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आता है, ठीक है। तो शेयरिंग तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन की कर ली, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ही नहीं पाएगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो जब म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग होनी है तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो इस सब में हुआ क्या कि ऑक्सीजन के पास अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से एक्सेप्ट करता है। ये हमने कर्व्ड एरो से बना के दिखा दिया कि एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से एक्सेप्ट करेगा। तो अब जो लिंकेज यहाँ पे बन के आएगी वो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन के आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये Na है और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। लगाते हम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इधर है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो चार्ज किसके पास आ रहा है, ये ऑक्सीजन के पास आ रहा है, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा। अब ये दोनों देखिए, Na प्लस बना और OH माइनस बना, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। आयनिक बॉन्ड तो बना ही हुआ है और ये हमारे पास बन के आ जाएगा NaOH। तो बेसिकली अगर हम NaOH में देखें तो NaOH में आयनिक बॉन्ड भी आ रहा है, ये कर्व्ड एरो से हमने दिखाया, और NaOH में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो रही है, तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि कैसी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमारे जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तीनों तरह की बॉन्ड की हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या फिर मॉलिक्यूल को लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी डॉट्स के थ्रू हमें किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है और ये शो करना है कि कैसे वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो हम वो स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, पहले हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है H2SO4, राइट। तो हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, हमें एटॉमिक नंबर नहीं ऐड करने हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 × 1, प्लस सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सल्फर का एक एटम है तो 1 × 6। ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इट विल बी 4 × 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। फिर हमारे पास सेकेंड स्टेप ये होगा कि प्रोबेबली न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना हो कि हमें कोई आयन दिया हो, और आयन जो है वो आइदर एनायन हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज या फिर कैटायन हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो एनायन के केस में हमें क्या करना है, एनायन के केस में हमें ऑब्वियसली एनायन क्या होंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एडिशनल होंगे। तो जो भी स्पीशीज़ हमें दे रखी है, राइट, उसके साथ साथ जितना भी चार्ज प्रोवाइडेड है, इसका मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं, हमें वो चार्ज को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यही कैटायन है, तो कैटायन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाले होती है स्पीशीज़। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हमारे आ गए। हम इसको कैटायन और एनायन को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमोनियम के हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो अमोनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस स्पीशीज़ के अंदर, अमोनियम के अंदर 1 नाइट्रोजन एटम है, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 × 1 हो जाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 5 5 प्लस 4 माइनस 1, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब हम अमोनियम की बात कर रहे हैं। और यही अगर हम फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3-। फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 × 5 हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन एटम है, और 4 ऑक्सीजन एटम में हर ऑक्सीजन एटम के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। और 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो +3। सम जब हम करेंगे तो सम हो जाएगा 5 + 4 6 = 24 + 3 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉस्फेट के पास आ रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है, थर्ड रूल ये कह रहा है कि हम उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसी को ही सेंट्रल एटम लेके चलना है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। और रूल नंबर 4 भी साथ साथ देख लीजिए कि अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं,
तो अनटिल अनलेस वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन या ओजोन या फिर कोई परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड नहीं है, तो हम कभी भी ऑक्सीजन एटम को एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते हैं। रूल सेज कि ऑक्सीजन एटम डू नॉट बॉन्ड टू ईच एटम एक्सेप्ट इन O2, O3, परऑक्साइड्स एंड सुपरऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये H2SO4 का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता तो H2SO4 के लिए हम क्या करते, सबसे पहले तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एनायन कैटायन है नहीं, न्यूट्रल स्पीशीज है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हम सेंट्रल एटम की तरह लेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम लेते नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होगा। और सल्फर को हमने यहाँ सेंटर में रख के स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन एटम के केस में हम क्या करना है, हमें चारों ऑक्सीजन को एक साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक ऑक्सी एसिड्स है। ये आपका जो हमने बात करी थी डाइऑक्सीजन, ओजोन, परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड के केस में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन भी साथ साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि रूल नंबर 5 भी, क्योंकि हम एक ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो रूल नंबर 5 भी साथ में ही देख लेते हैं कि ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विद सेंट्रल एटम थ्रू ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ इसका, कि बेसिकली ऑक्सी एसिड्स या एसिड्स क्या होते हैं जो H+ डोनेट करें, और H+ वही स्पीशीज़ डोनेट करेंगे जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ लिंक होगा। यानी ये कहें कि जो एसिड्स होती हैं उनकी जो बेसिसिटी डिसाइड होती है, वो बेसिसिटी बेसिकली इसी से ही आती है कि कितने हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर एसिड के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हैं। तो हम हाइड्रोजन को, कुछ एसिड्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि H3PO2 और H3PO3, ऐसे एसिड्स को अगर हम छोड़ देंगे, फॉस्फोरस के एसिड्स कहलाते हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो हाइड्रोजन को हम कभी भी सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने ये हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिंक करके दिखा दिया, 2 हाइड्रोजन आपने ऐसे बना के दिखा दिए, तो दिस इज़ रॉन्ग। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन कभी भी सल्फर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। जब भी हमें ड्रॉ करना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं, तो सल्फर को हमने रखा यहाँ, ठीक है, और ऑक्सीजन को भी एक दूसरे से लिंक नहीं करना है, तो हमने ऑक्सीजन को ये 4 अलग अलग डायरेक्शन में रख दिया। हाइड्रोजन को हमें सेंट्रल एटम लेना भी नहीं था, और सेंट्रल एटम यानी सल्फर के साथ डायरेक्टली लिंक भी नहीं करना था। तो हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ, इधर ये वाले 2 ऑक्सीजन या ये वाला कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ लिंक होगा। तो ये बन के आ गया हमारा एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जितने रूल्स अभी हमने पढ़े थे उससे उतने रूल्स में सारे रूल्स हमारे ये अप्लाई हो चुके हैं। अब एक लास्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 6, वो ये कह रहा है कि पुट 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स लिंक होंगे, पहले हमें क्या करना है, एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उन्हें देना ही देना है, क्योंकि एक एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही, तभी तो मॉलिक्यूल बन के आएगा, बॉन्डिंग तो होनी ही होनी है। अगर डबल बॉन्ड कहीं पे बन रही है, मतलब किसी को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड अगर हमें दिखानी है, तो डबल बॉन्ड में हमें पता है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और हर एटम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एक एक पेयर, डबल बॉन्ड के लिए 2 पेयर लगाएंगे, और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बचेंगे उनको हम लोन पेयर की तरह पुट करेंगे। तो हम H2SO4 के ही एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये जो हमारे सारे बन के आ रहे हैं, सबके बीच में हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में भी रह गया ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया। तो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने लगा दिए, सारे जितने भी हमारे एटम्स इन्वॉल्व थे, तो हम दिखा देंगे कि एक एक बॉन्ड हमारी बन के आ रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, ठीक है, उन्हें हमें लोन पेयर्स की तरह लगाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है पहले हम देख लें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालें, तो H2SO4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो थे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, और 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 12, 12 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है, हमने 12 यहाँ पे कर दिए। बाकी के हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स बच के आ रहे हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, यानी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 10 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें और पुट करने हैं। और फाइनली हम बना क्यों रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, हर एटम को स्टेबल करने के लिए, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सिर्फ डुप्लेट की ही बात होती है, और यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है इधर भी और इधर भी। तो बाकी जो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं वो हमें 10 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की तरह यहाँ पे लगाने होंगे, राइट। तो लोन पेयर की तरह अगर हम शुरू करें तो यहाँ से शुरू करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स में हम काउंट करते हैं 2 और 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। और ये अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इधर से, तो बाकी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। हमने ये लोन पेयर की तरह यहाँ पे लगा दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आ गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 और 2 4, ये 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं जो इस ऑक्सीजन एटम के साथ आ जाएंगे। तो इस सारे हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट कर दिए, और सब एटम्स जो यहाँ पे थे जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करना था उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, जिनको डुप्लेट कंप्लीट करना था उनकी डुप्लेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास बन के आएगा, दिस इज ओनली कॉल्ड डॉट फॉर्मूला फॉर H2SO4, डॉट फॉर्मूला फॉर H2SO4। अब इसी डॉट फॉर्मूला को अगर हम डैश फार्मूला में कन्वर्ट कर लें, डैश फार्मूला का मतलब है कि हम क्या दिखा दें कि किस तरह से बॉन्ड बन के आ रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड बन के आ रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड को हम डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो डैश फार्मूला किस तरह से आ जाएगा अगर हम बात करें, इसी को हम बनाएं तो ये H 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ, ये 2 आ गए। उसके बाद सल्फ़र के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इधर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ये बनता चला गया हमारा स्ट्रक्चर, सॉरी ये O होगा, और इधर भी O आ जाएगा, राइट। और बाकी हमारे पास लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डैश फॉर्मूला, डैश, ठीक है। अब इस डैश फॉर्मूला से अगर हम ये चेक करते हैं कि हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमें देखना क्या है, लुईस ने बात ही करी थी कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, मतलब हर एटम की ऑक्टेट या फिर हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है, और इसका भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ जो लोन पेयर हमने दिखाए थे वो ऑक्सीजन के अपने 3 लोन पेयर यहाँ पे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन के आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिखाए हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ये किस तरह से होंगे, तो ये बेसिकली सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट लिंकेज आती है। ऐसी ही कोऑर्डिनेट लिंकेज यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, वो कोऑर्डिनेट लिंकेज वाले हैं, जो सल्फर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। और बाकी ये जो 2 ऑक्सीजन एटम और इसमें प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं, और ये वाले जो ऑक्सीजन एटम है उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। अब अगर हम H2SO4 की बेसिसिटी की बात करें कि इसकी बेसिसिटी क्या होती है, तो हमें पता है H2SO4 डायाबेसिक एसिड होता है। डायाबेसिक एसिड है या फिर ट्रायाबेसिक एसिड है, वो आता ही इसी बेसिस पे है कि उसके अंदर कितने OH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, या फिर ये कहें कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। वही बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। तो कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर इस बेसिस पे भी बताने को कह दिया जाता है कि शो द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 थ्रू इट्स
स्ट्रक्चर्स या लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको दिखाना उसमें दो इस तरह से ही हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो, क्योंकि बॉन्ड यहीं से ही ब्रेक होगी। आप आगे जाके जब डिटेल में और पढ़ेंगे तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगी और ये H+ यहाँ से और ये H+ यहाँ से अलग होगा। इसका मतलब H2SO4 दो प्रोटॉन डोनेट करता है, वो डायाबेसिक एसिड है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को दिए जाते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको इस तरह से एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेना है, सारे एटम को ढंग से प्लेस करना है रूल्स के हिसाब से कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हो उसको सेंटर में रखना है। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम हम कंसीडर नहीं करते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन को छोड़ दें। और हाइड्रोजन हमेशा जो भी उस एसिड की बेसिसिटी होती है तो उस हिसाब से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही सेंट्रल एटम के साथ लिंक होता है। एक क्विकली और एसिड बना लेते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि HNO3 का स्ट्रक्चर क्या आएगा। तो हमें रूल क्या लगाना है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसको सेंटर में लेना है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेंटर में नहीं रखना है। तो बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम सेंट्रल एटम की तरह लेंगे। नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक एसिड होता है, यानी ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है, तो और H भी इसमें एक ही प्रेजेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक H को ऑक्सीजन के थ्रू नाइट्रोजन के साथ लिंक कर रहे हैं। अब दो ऑक्सीजन एटम जो बच रहे हैं उनको हम कैसे प्लेस करेंगे, ऑक्सीजन को हम एक साथ नहीं लगाएंगे, हम अलग अलग लगाएंगे। इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से, और सारे एटम्स को हमने अभी एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया और एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको या तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ हमेशा ही एक सिंगल बॉन्ड आती है, कभी डबल बॉन्ड नहीं आएगी, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है उसकी वैलेंस शेल में, तो वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों तरफ कर रहा है, उसके पास दो लोन पेयर बचेंगे। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से होगी, अब ये नहीं है कि 3 इस तरह से ऑक्सीजन लगे हुए तो हर किसी के साथ एक एक कर लेगा, तो बाकी 2 ऑक्सीजन फिर अपनी उस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की तो इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इधर इस ऑक्सीजन के साथ या इस ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के तो हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, और बाकी जो एक लोन पेयर इसके पास बचेगा वो इस ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है HNO3 का। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रक्चर हो गया जो हमने ड्रॉ कर लिया, और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, और जिसके लोन पेयर्स बच रहे हो वो लोन पेयर भी आपको शो कर देने हैं। ठीक है, ये लोन पेयर्स भी आ गए, तो बॉन्डेड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं स्ट्रक्चर में। अब हम बात कर लेते हैं फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, जहाँ से हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी कि ऑक्टेट की बात हो रही थी। ये ऑक्टेट रूल काफ़ी मॉलिक्यूल्स में जाके फेल भी हो जाता है। हम वही केसेस क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, उसकी लिमिटेशंस आ रही हैं। पहला जो फेलियर है ऑक्टेट रूल का, वो कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक BCl3, BF3, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। स्टेबल मॉलिक्यूल होने के बाद अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वी सी के जो इसमें सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। बोरॉन जो है, देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 Cl के साथ वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इसके पास जो ऑक्टेट हमने इसकी बनाई है, इसके अंदर 2, 2, 4, 2, 6 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बट स्टिल स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ऑक्टेट रूल इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और यही सेम स्टोरी BF3 के साथ भी आती है कि बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बट स्टिल ये स्टेबल है। क्यों, ऑक्टेट रूल इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इसी के ऑपोजिट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं जहां आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जैसे PCl5। अब PCl5 में कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 15, 2,8,5 ये आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस को सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनता है PCl5 का, उसमें देखिए फॉस्फोरस 5 Cl के साथ 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो टोटल इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एक्सीड कर गया, ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है। तो ऑक्टेट एक्सीड क्यों कर रहा है, PCl5 में ऑक्टेट से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल ऑक्टेट रूल इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और यही अगर SF6 मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज SF6 मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां सल्फर
एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होगी। SF6 का मॉलिक्यूल बन रहा है। सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, 2,8,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और मिल रहे हैं शेयरिंग से। टोटल सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सीड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सीड होने के बाद भी क्यों ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऑक्टेट रूल इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये अलग बात है कि आगे जाके हम पढ़ते हैं कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होती है, और अगर डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो एटम्स अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं उनकी वैलेंस शेल में। लेकिन फिलहाल ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट रूल यहाँ पे इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। फिर इसी तरह से कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल NO, NO2, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मींस कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें जो सेंट्रल एटम हमारा होगा उसके साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि NO का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो तो नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, डबल बॉन्ड बना लिया, इसका तो हो गया पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन की अगर हम स्टोरी देखें तो नाइट्रोजन के साथ क्या है, आउटर मोस्ट शेल में थे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ शेयरिंग कितने की हो रही है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की हो रही है, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में बचा हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन टोटल नाइट्रोजन के पास आ रहे हैं वो 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरह की स्पीशीज कहलाती हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है हमारे पास। अदरवाइज जब शेयरिंग हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं, यहाँ ऑड नंबर आ रहा है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स इस तरह से कुछ बॉन्ड बना लेते हैं जो कहलाती है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रही है, एक बॉन्ड जो बन रही है डबल में से एक बॉन्ड जो होगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो बॉन्ड कहलाती है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में भी ऑक्टेट रूल कुछ बात नहीं कर रहा है। बस इन मॉलिक्यूल की कुछ स्पेशलिटी होती है, वो ये कि ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए ज़्यादातर केसेस में ये मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाते हैं। डाइमराइज मीन्स, डाई मीन्स 2 और मर मीन्स होता है यूनिट, यानी 2 यूनिट आपस में लिंक हो जाएंगी या कंबाइन हो जाएंगी। तो जो NO है, ठीक है, वो बेसिकली N2O2, और जो NO2 है उसको जब आप डाइमर करेंगे तो यानी 2 आप यूनिट्स को जोड़ेंगे, NO2 प्लस NO2। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा N2O4। N2O4। तो बेसिकली जब भी आप देखेंगे NO2 तो वो NO2 N2O4 के फॉर्म में ही लिखा होता है। तो वो N2O4 इसलिए लिखा है क्योंकि वो डाइमराइज कर रहा है, डाइमराइज। इसी तरह जब हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी डाइमर बना लेता है, और वो मोस्टली आपको जब भी मिलेगा तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ मिलेगा रिएक्शंस में वो P4O10 ही मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में भी ऑक्टेट रूल कोई बात नहीं करता। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, एंड विद दिस वी एंड आवर क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।